और अब बात एक नए वायरस की जिसने नई परेशानी खड़ी कर दी है। नए वायरस की आहट राजस्थान में से लेकर अलर्ट है। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। दवा से लेकर बेड जांच और एम्बुलेंस तक की मॉनिटरिंग की जा रही, यानी कि इमरजेंसी के लिए अस्पताल पूरी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा पीड़ितों के सैंपल भी भेजे जाएंगे। सांस संबंधी गंभीर केसों के सैंपल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर उन सभी के सैंपल भेजे जाएंगे जिन्हें सांस को लेकर गंभीर बीमारी है, गंभीर तकलीफ है। और डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन और एम्बुलेंस से लेकर ऑक्सीजन प्लांट्स भी अब पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को आदेश भी दिया है कि जो चूक और लापरवाही कोरोना के शुरुआती दौर में रही वो इस बार ना हो। चीन से जो नई बीमारी आई है उसे लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर पूरा देश है और खुद केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्य सरकारों को कहा है कि वो अपने अस्पताल पूरी तरीके से तैयार रखें। राजस्थान में खास तैयारियां की जा रही हैं, लगातार इसे लेकर मॉक ड्रिल भी किए जाने हैं। सहयोगी महेश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। महेश, नया वायरस आउट ऑफ कंट्रोल, क्या तैयारियां राजस्थान में जिससे कि आपातकाल की जब सिचुएशन वहां पर आए तो दिक्कतें ना आने पाए? देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपको जानकारी देना चाहूंगा कि चाइना में इस वक्त में इन्फ्लुएंजा यानी कि जो माइक्रोप्लाज्मा न्यूमोनिया है उसके मामले काफी देखे गए हैं, जिनमें कि सांस के रोगी जो हैं वो वहां पर बढ़ चले हैं। और इसी लिहाज से सर्दी, खांसी, जुकाम वाले जो मरीज हैं उनको लेकर के राजस्थान में भी एक खास अलर्ट केंद्र के निर्देशों के बाद में यहां पर जारी कर दिया गया है। सतर्कता बढ़ा दी गई है और आज राजस्थान में हर चिकित्सा संस्थान में मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। यहां की जो तमाम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अलर्ट रखते हुए उनकी देखभाल और मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है कि क्या वे ठीक तौर पर काम कर रही है। किसी तरह की इमरजेंसी होने पर हमें किसी तरह के कोविड जैसे हालात का सामना नहीं करना पड़े, ये हमें यहां पर जो है बंदोबस्त अपने देख लेने चाहिए। इसी वजह से कल जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी बैठक ली और उसके साथ ही में राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ में जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनको यहां पर दिशा निर्देश दिए हैं। मैं इस समय में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हूं, जहां पर कि थोड़ी देर में मॉक ड्रिल जो है वो यहां पर शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजमेर से, क्योंकि अशोक, निर्देश दिए गए हैं कि तैयारी पूरी कर लें। अजमेर में कितनी तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है क्या वहां? जी बिल्कुल, अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मॉक ड्रिल इस वक्त की जा रही है और आप देखेंगे मॉक ड्रिल में तमाम जो डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं जो अलग अलग जो स्थान हैं जहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं उनको देखने के लिए। अभी जो है हम इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं वो की गई है और क्या व्यवस्थाएं अस्पताल में रहने वाली है। सर, अलर्ट जारी हुआ है पूरे देश भर में। अजमेर क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जेएलएन अस्पताल है, और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं जिनको दूर किया गया है? जेएलएन अस्पताल के अंदर जो कि संभावना व्यक्त करी जा रही है कि जो सारी के जो मरीज हैं, जो चीन में जो अभी श्वसन रोग के संबंधित जो मरीज हैं उसके संभावना है कि भारतवर्ष में आए, उसके लिए भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस आई है उस संदर्भ में हमारे यहाँ पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम के द्वारा और हमें एक मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, अदर्स फैकल्टी और इन सबको हमने नोडल ऑफिसर इन सबको बुला करके हम आज इसका जायजा ले रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या क्या व्यवस्था रखी जाए, कहाँ मरीजों को इंडोर करा जाए और कहाँ इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, उसको किस तरह से व्यवस्था करी जाए। इस संदर्भ में आज हम इसका जायजा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों में जो बीमारी ये फैलने की आशंका जताई जा रही है जो चीन में फैली है, अजमेर में क्या स्थिति है सर और किस तरह से बचाव किया जा सकता है? अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन अजमेर में नहीं देखा गया है। जो रूटीन के वायरल इन्फेक्शंस नॉर्मल इस सीजन में आते हैं उसी तरह के मरीज बढ़ रहे हैं। सवाल पूछिएगा, क्योंकि जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था कि लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये बीमारी है क्या। पूछिएगा कि क्या वाकई जिस तरीके से बताया जा रहा है ये खतरनाक है, और ये भी पूछिएगा कि ये है क्या है, कैसे बचाव किया जाए। कोरोना के समय
अफवाह फैली थी और लगातार जो लोग घबरा गए थे इस बीमारी से, ये बीमारी क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है? बीमारी है क्या बेसिकली? नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस अभी चल रहे हैं। एग्जैक्टली अभी तक ये नहीं पता लग पा रहा है कि किस तरह का इन्फेक्शन ये आ रहा है, और हमारे यहाँ इस तरह का किसी भी तरह का कोई अनयूजुअल वायरल इन्फेक्शन अभी नहीं देखा गया है। नॉर्मली जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरस होते हैं वो बुखार के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, बुखार के साथ फिर खांसी शुरू होती है, खांसी लगातार बढ़ती जाती है, फिर सांस का उठाव शुरू होता है। ये उनके प्राइमरी लक्षण है जिस पर उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर और आगे ट्रीटमेंट शुरू करवाना। कितना खतरनाक है अजमेर में सर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में किस तरह से कितना खतरनाक आप मानते हैं और अजमेर में क्या व्यवस्थाएं अजमेर में की गई है? हमारे अभी तक कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही कोई ऐसा सीरियस मरीज आ रहा है जो वायरल निमोनिया से ग्रसित है। एटिपिकल निमोनिया जो सर्दियों में कभी कभी आते हैं तो हमारे मैनेजमेंट सारा है। जो चाइना में आ रहा है ऐसे कोई निमोनिया कोई लक्षण अभी किसी मरीजों में नहीं देखा गया है और ना ही कोई वायरस ऐसा डिटेक्शन हुआ है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अलर्ट रहना है क्योंकि मौसम बदलाव है, खांसी जुकाम बुखार आम है, तो हम इससे सावधानी बरतनी है और हमें सतर्क रहना है कि इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, चाहे मामूली हो या गंभीर हो। तो हमें सतर्क रहना है और अलर्ट रहना है। हम सब तरह की तैयारियां करके रखी है। आज हमने मॉक ड्रिल करके सारा चेक किया है, कोई भी आपूर्ति कोई कमी ना रहे, कोई भी अगर ऐसी आपदा आती है तो हम सब तैयार हैं, सक्षम है, घबराए नहीं। धन्यवाद। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के साथ जिले की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से हैं? आप CSC PSC में भी गए होंगे, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और माहौल ना खराब हो इसके लिए भी क्या गाइडलाइन जारी होगी? आज पूरे जिले में साथ ही साथ संभाग के इस जेएलएन मेडिकल कॉलेज में और पूरे अजमेर जिले के जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, CAC, PSC इंक्लूडिंग सैटेलाइट सभी चिकित्सा संस्थानों पर आज मॉक ड्रिल की जा रही है। और मॉक ड्रिल का मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ हम बता दें कि एक बार फिर से मास्क लगाने की आदत डाल लीजिए। महेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, कैसे फॉलो किए जा रहे हैं? महेश, आवाज पहुंच रही है मेरी? पूरे राजस्थान में आज चल रही है तो हमारे जिले में भी आज चल रही है और उसी मॉक ड्रिल के तहत आज हम जेएलएन के हॉस्पिटल की तैयारी देखने आए हैं। और यहाँ पर भी जो हमारा जैसा बताया लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, ये अभी इस समय जितनी हमारे पूरे जेएलएन मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो इस लिक्विड प्लांट से ही पूरी की जा रही है। अभी इसमें हमें और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, जैसा कि हमारे खरे साहब ने बताया। साथ में हमारे डी टाइप के जो हमारा मैन फोल्ड है वो भी हमारे साथ ही तैयार है। तो जिस तरह पहले सिचुएशन रही है, जैसी ऐसी आपदा हुई है, ऑक्सीजन की सप्लाई काफी कम हुई है, इस समय हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज मॉक ड्रिल का मेन उद्देश्य है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। साथ ही साथ जो संभाग का बड़ा जिले का मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि चारों तरफ से जो भी रेफरल आना वो ये हमारे यहाँ आना है। अशोक, पूछिएगा जरा और क्या क्या लक्षण है, सिम्टम्स, जिससे कि लोग पहले से तैयार रहे और अगर उन्हें लग रहा है कि ये बीमारी उन्हें है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। लक्षण क्या है सर? और वो पहले से तैयार रहे, मान लो ऐसी बीमारी होती है तो लक्षण क्या है? वो पहले से तैयार हों कि अस्पताल में पहुंच जाए और इलाज ले ले। जैसे ही सर्दी बढ़ती है, सर्दी बढ़ने के बाद तापमान जैसे कम होता है तो खास करके जो हम जो कहते हैं सर्दी जुकाम, या हम जिसे एच इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और पर्टिकुलर बच्चों में जो सर्दी जुकाम आता है ये एच इन्फ्लुएंजा की वजह से, तो इसके जो मुख्य लक्षण है सर्दी जुकाम, साथ में बुखार होना, और कई बार तो बिना सर्दी खांसी जुकाम के हाई ग्रेड फीवर के भी आता है और बाद में इनको फेफड़ों में इनके लक्षण और या एक्सरे पे हम पहचानते हैं इनके लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अभी तो हमारे जो सर्दी खांसी जुकाम के ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और सभी जिला अस्पतालों तो लगातार हम डॉक्टर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीमारी कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और कैसे खुद को बचाए रखें, क्या है सिम्टम्स। महेश, तैयारियां दिखा रहे थे आप, दिखाइए वहां से तस्वीरें और बातचीत की भी कोशिश करिएगा। क्या तैयारियां अस्पतालों में? प्रियंका, जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान के सबसे बड़े SMS हॉस्पिटल में इस समय में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। तमाम तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के यहाँ पर
पुख्ता इंतजाम जो हैं वो देखे जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जांच की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जो सुविधाएं यहाँ पर है उनमें किसी तरह की खामी तो नहीं है या फिर उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ पर सर्वे होगा, निरीक्षण होगा। इससे पहले जो तमाम जांच जो दवाएं हैं उनको लेकर के ये देखा जाएगा कि पूरी तरह से उपलब्धता है या फिर नहीं। इस समय में डॉक्टर अचल शर्मा जो है वो बात कर रहे हैं, मीडिया से उनसे बात करने की कोशिश है, जो सुपरिटेंडेंट है। हॉस्पिटल में हमारा ये प्रयास है कि सबसे पहले कि अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट आते हैं, जैसा कि जो एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ने जारी की है कि इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी यही है कि हम ये करके अपने देखें और अगर कोई भी कमी हो तो उसको समय रहते हम पहले पूरी करें। कोविड जैसा प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा इसमें? जी हाँ, जैसा ऐसा है बिल्कुल। इसमें अगर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो क्योंकि ये वायरस से है और सांस से जो बीमारी होती है के द्वारा, तो हमें वही सब उसको प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए। और अदरवाइज भी जनता को भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो अपने आप को दूसरों पे ना फैले, इसके लिए अपने आप को बचा के रखना। वो यहाँ पर बात कर रहे थे, अचल शर्मा यहाँ पर बात कर रहे थे और जो अधीक्षक हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के यहाँ पर बात कर रहे थे। हमारे साथ में इस समय में बात करने के लिए जो एडिशनल प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से जो तैयारियां हैं वो आप लोग यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, कैसी तैयारियां भी आप लोग को मिली? सारी तैयारियां ऑलरेडी की जा चुकी है और उसमें साथ में केवल एक रिहर्सल और रीचेकिंग जो है वो की जा रही है। बाकी हर चीज़ की जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो अवेलेबल है, परंतु प्रॉपर क्वांटिटी में रहे और प्रॉपर उसका स्टॉक रहे, उसको देखने के लिए जरूर मॉक ड्रिल से की जा रही है। मॉक ड्रिल क्या प्रिपेयर्डनेस है रादर ये कि जहाँ हम देख लें सारी की सब चीजें। ठीक है, तो तैयारियां लगातार की जा रही हैं एसएमएस अस्पताल में भी। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। हिमांशु, कोटा में क्या तैयारियां दिख रही हैं? मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी गई है क्या वहां पर? देखिए, मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है और कोटा के लिहाज से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। कोटा एजुकेशन हब है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट यहां पर आते हैं और करीब करीब 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जिस सीएससी पर हम हैं वो कोचिंग इलाके में है, कोटा का कोनहाड़ी इलाका, लैंडमार्क सिटी, और यहां पर फिलहाल सीएससी पर जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं उनकी जांच परख जो है वो वार्ड्स का विजिट किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो डिटेल्स है वो ली जा रही है, जो मशीनरी है, सिस्टम है, वो किस तरह से काम किया जाएगा, स्टाफ जो है वो किस तरह से काम करेगा, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर अपडेट्स ले रही है। घनश्याम मीणा साहब है जो डिप्टी CMHO है। सर, किस तरह से जो एडवाइजरी है वो मिली और इन सब के बाद में क्या क्या पैमाने हैं जिन पर जो चेकिंग है वो आपने की है? ऐसा है कि भारत सरकार से एडवाइजरी मिली थी स्टेट को, तो स्टेट ने हमारी कल जो सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने VC ली थी, डायरेक्टर सर ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोई, हमें पूरे इंडिया को, ना राजस्थान को, ना कोटा को कोई ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो चाइना में निमोनिया चल रहा है, जिस तरह का निमोनिया, तो हम चाह रहे हैं कि वो चीज हमारे यहाँ नहीं आए, और आए तो हम पहले से ही उसमें अलर्ट होके अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें। जी। तो फिलहाल किन किन पैमानों पर आपने जो जांच है वो की है सर? अभी जो हमारी मॉक ड्रिल है, हमें एक जो परफॉर्मा मिला है मॉक ड्रिल का, उसमें जो मॉक ड्रिल का परफॉर्मा दिया है हमें एक्सेल शीट में दिया है, तो उसमें हमें 8-10 पॉइंट बताया उन्होंने कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था हमारा वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, तो उसको हमने देख लिया है। जहाँ वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसको कम से कम जो भी उसमें डिफेक्ट आ रहा हो, जो कुछ उसमें कमी हो तो उसको ठीक करा लें आप।
तैयारी इसी चीज की हो रही है मॉक ड्रिल कि वो चीज को चला के देखेंगे यही पता कमी जो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हो? नहीं, अभी तो नहीं की मैंने। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट भी चालू था और यहाँ पर एक्सरे मशीन जो इन्होंने बोला है वो भी है यहाँ पर। और सारे जो आप देख रहे हैं इस पे कि सारे बेडों पे और आइसोलेशन बेड इनका ऊपर बनाया हुआ है अलग से, और इनका ऑक्सीजन लाइन जो है पूरी डली हुई है। सारे बेड पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। आपके पास सिलेंडर सफिशिएंट मात्रा में है। आपके पास जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो हमने बैंक भी बनाया हुआ है कि मान लो किसी को ऐसे को गरीब को जो जिसको की ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें ऑक्सीजन घर देनी है, तो हम उसको बैंक बना रखा है 500 इसलिए भी हो जाता है सर। कोटा जो जिस सीएससी पर आप खड़े हैं लैंडमार्क इलाके में आता है, हजारों की तादाद में। ठीक है, तो सीएचसी कुन्हाड़ी में क्या तैयारियां हैं नए बीमारी को लेकर, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अशोक, चूंकि डॉक्टर से लगातार आप बातचीत भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर ये बीमारी है क्या, कितना खतरनाक है, वहां पर तैयारियां क्या है अस्पताल में? जी बिल्कुल, जेएलएन अस्पताल में क्योंकि कोविड के दौरान तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई थी, ऐसे में अस्पताल में बेड्स भी उपलब्ध कराए गए और तमाम जो वेंटिलेटर हैं उनको भी यहां पर सुरक्षित रखा गया है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी अस्पताल के जो बेड्स हैं, वेंटिलेटर हैं, उनको चेक किए जा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो करनी है, क्योंकि कोविड के दौरान ऐसी अफरा तफरी मची थी, अब जो ऐसा ना हो उसके लेकर क्या व्यवस्था? कोविड जो फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद में हमने बहुत इसमें हमने जो सुविधाएं हमारे पास बहुत बढ़ गई हैं। आज हमारे पास में हर बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई है, हमारे पास में सेंट्रल पाइपलाइन की सप्लाई है। करीब इस समय में 1350 बेड है अपने जेएलएन के अंदर, उसमें से 1250 बेड के अंदर सेंट्रल लाइन सप्लाई है, बाकी में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई है। हमारे पास में 80 बेड का हमारा मैनीफोल्ड है, 20,000 लीटर का हमारे पास में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है। और अभी हमने इसको इनिशियल लेवल पे हमने 22 बेड का हमने सारी से पॉजिटिव आइसोलेशन बनाया है, उसमें से 15 बेड का वार्ड पॉजिटिव, और जो सीरियस मरीज हैं उसके लिए 8 बेड का आईसीयू जिसमें हम पर खड़े हैं। ये वेंटिलेटर, ईसीजी और ऑक्सीजन सप्लाई, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, मॉनिटर, बेड, ये सबसे चिन्हित है इसके अंदर। अस्पताल में क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जब अफरा तफरी हो जाती है या मामलों बढ़ जाते हैं तो उस समय क्या व्यवस्थाएं रहेगी? सबको यहीं लाना होगा या वहाँ पे भी कोई व्यवस्थाएं हैं? नहीं, अभी जिला उप जिला अस्पतालों में सभी जगह आज जो मॉकड्रिल हो रही है, उस मॉकड्रिल के तहत जो जिला उप जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर्स भी हैं, तो वहाँ भी इनको निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ वेंटिलेटर हैं वहाँ अपने वेंटिलेटर आज मॉकड्रिल करके वो आज रिपोर्ट देंगे। और जो सीएससी पीएससी पर जो हैं वहाँ ओपीडी में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और यदि इंडोर में अस्पताल की व्यवस्थाएं आपने देख ली, महेश के पास चलते हैं, एसएमएस अस्पताल में मौजूद है। महेश, बताइए वहां पर कितनी तैयारियां? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जानकारी देना चाहूंगा कि एसएमएस हॉस्पिटल की तमाम वो जो टीम है जो कि इमरजेंसी को संभालती है, तमाम जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां यहाँ पर संभालती है, वो हमारे साथ में यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। इमरजेंसी की तैयारियों को लेकर के डॉक्टर जगदीश मोदी से मैं बात करना चाहूंगा। किस तरह की तैयारियां जो है आप लोग ने इमरजेंसी को लेकर के की, अगर किसी तरह की बात रहती है तो क्या आप लोग तैयार हैं? प्रश्न है, इस आने वाले आपदा के लिए हमारे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने पूरे अस्पताल में जो आवश्यक जितनी भी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यापक व्यवस्था की है। उसमें आपातकालीन सेवा भी है। आपातकालीन सेवा में मरीज को देखने वाले चिकित्सकों की, केयर करने वाले नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी अलग से व्यवस्था की है। साथ ही मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था की है। कोई सीरियस और गंभीर मरीज है तो उनके लिए क्रिटिकल केयर की व्यवस्था की है। मरीजों के इलाज के वास्ते जरूरत पड़ने वाली आवश्यक दवाएं, उन सब का इंतजाम किया है। आवश्यक निर्देश हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने निर्देश दे दिए हैं कि जितनी भी इमरजेंसी दवाएं हैं जो काम आए उनकी हमें समुचित व्यवस्था रखनी है कि किसी वजह से मरीजों को दवाई की वजह से कोई परेशानी नहीं हो। एहतियात के क्या कदम उठाए गए हैं? एहतियात को लेकर के क्या बोला गया है? सारी चीज़ों को लेकर के जहाँ जहाँ जिस तरह की ज़रूरतें हैं, वहाँ जितनी अभी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से आगे की कितनी और ज़रूरत हो सकती है, सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं। व्यापक प्रबंध किए गए हैं और लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम है वो यहाँ पर जो है कोशिश कर रही है। सर, किस तरह की जो इमरजेंसी में तैयारियां हैं, या अगर पेशेंट्स का रश आता है तो उसको किस तरह से हम झेल सकते हैं, क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो ये इमरजेंसी मेडिसिन का वार्ड है। ऑब्जेक्शन वार्ड इन्होंने टेम्परेरी रख दिया है, बट आइडियली इसके लिए अलग से इनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि हमारा इमरजेंसी मेडिसिन का वार्ड है, इसको नहीं करें, बट क्योंकि इन्होंने बताया कि जगह की कमी है, इस वजह से इसको करना पड़ रहा है। बट मेरे ख्याल से तो और भी दूसरा जो कितने वार्ड यहाँ पर तय किए गए उसके लिहाज से कि अगर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो भाई एसएसबी में और ट्रॉमा में जो वार्ड शिफ्ट हुए हैं, अगर वो वैकेंट है तो उनको बेसिकली इस पर्पज के लिए अलग से उनको निर्धारित करना चाहिए।
और जो बीमारी जिस तरह से अगर गंभीर रूप लेती तो उसके लिहाज से क्या एसएमएस तैयार है? एक्चुअली उसके लिए तो तैयार है एसएमएस तो, बट उसके लिए कंप्लीट एक स्ट्रेटजी हर एंगल से उसको तैयार उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, वर्कअप करना पड़ेगा। ये तो आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी महामारी जब बड़ा रूप लेती है तो उसके लिए कई एंगल से तैयारी करनी चाहिए। कई एंगल से तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं, देखिए पेशेंट्स के लिए बेड वगैरह जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को जो है वो भी मॉनिटर किया जा रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं उनको यहाँ पर पुख्ता रूप से देखा गया है कि ये वर्किंग में है या फिर नहीं है, और अलग से जो वार्ड है वो इनके लिए यहाँ पर तय किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के इस बीमारी को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। कोरोना में हमने एक बहुत बड़ी जो है चूक करी थी कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा नुकसान जो है देश भर को झेलना पड़ा था। अब इस बीमारी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है, और इस लिहाज से अभी से जो सतर्कता है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश में जो है अलर्ट मोड पर इस समय में चिकित्सा विभाग जो है वो नजर आ रहा है। हरकत में इस समय में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा से मैं जानने की और बात करने की आपको कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, एक तो ये बीमारी अगर किसी को हो जाए तो कैसे पता लगेगा, किस तरह से जांच करेंगे? वही न्यूमोनिया के जो लक्षण होते हैं, शुरुआत में बुखार, खांसी, जुकाम के साथ लक्षण शुरुआत होते हैं। तेज बुखार कई दिनों तक चलता रहता है, बाद में सांस लेने में तकलीफ आना स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड होने पर दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ना चालू है। सामान्य सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा, अगर ये चाइना का बुखार है, कैसे हम डिफरेंस करेंगे? नहीं, चाइना में इस टाइम जो बुखार है, WHO ने भी ये बात बोली है कि जो अभी एडिनो वायरस, राइनो या फिर RSV वायरस है जो नॉर्मली इन दिनों में होता है वही है, बस उसका सर्ज एकदम से ज्यादा हुआ है। क्या ये कोविड से अलग है या इसको कोविड के जैसा समझा जाएगा? क्या कैसे कंफ्यूजन दूर? कोविड से अलग है और जो यूजुअली इन दिनों में होता है वही है। तो डॉक्टर को लगातार आप सुन रहे हैं, डरिए मत, बस सावधानी बरतिए, मास्क लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए हमारे सहयोगी महेश ने मास्क का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हम चूंकि स्टूडियो में है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बाहर निकलने पर हम भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।